हमारा हृदय एक रोमांचक अंग है। इस एनिमेशन में हम मानव हृदय की चित्रमय जटिलता और यांत्रिक सरलता दिखाते हैं। मानव हृदय पसलियों और उरोस्थि के पीछे सीने में सुरक्षित स्थित होता है। बाईं और दाईं तरफ फेफड़े होते हैं जो हमारी सांस में ली गई हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। हृदय का कार्य ऑक्सीजन गरीब रक्त को फेफड़ों के माध्यम से पंप करना है और फिर फेफड़ों से आने वाले ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाना है। आइए हमारे हृदय की मूल संरचना पर एक नजर डालें। रक्त कई बड़े रक्त वाहिकाओं के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है और निकलता है। फरवरी 2024 से महाधमनी को एक स्वतंत्र अंग माना गया है। हृदय अवयंगीकृत रक्त को शरीर से इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से प्राप्त करता है। यह रक्त फेफड़ों की धमनियों की मदद से फेफड़ों तक पंप करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त 4 पल्मोनरी नसों के माध्यम से हृदय में लौटता है। हृदय तब इसे महाधमनी के द्वारा शरीर में पंप करता है। हालांकि स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति महाधमनी की मदद से नहीं होती है। कोरोनरी धमनियां एपिकार्डियल ऊतक में अंतर्निहित होती हैं। हृदय स्वयं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व इन रक्त वाहिकाओं के माध्यम से प्राप्त करता है। 2 कोरोनरी धमनियां होती हैं जो हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करती हैं, और कोरोनरी साइंस जिसके माध्यम से डिओन ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में वापस बहता है। जब कोरोनरी धमनियां अवरुद्ध, संकीर्ण या पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, तब दिल का दौरा पड़ सकता है। रक्त फिर स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं हो सकता और ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्व हृदय की मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाते। आइए सबसे पहले मानव हृदय की आंतरिक संरचना पर नजर डालें। हाल ही में दिखाए गए कोरोनरी धमनियां मुख्य धमनी, जिसे महाधमनी भी कहा जाता है, से उत्पन्न होती हैं। धमनियों के उद्घाटन महाधमनी वाल्व के ऊपर या उस पर स्थित होते हैं, जो 3 अर्धचंद्राकार फलक से बना होता है। महाधमनी वाल्व महाधमनी के अंत में स्थित होता है। फुफ्फुसीय वाल्व फुफ्फुसीय धमनी के अंत में स्थित होता है। कभी कभी वाल्व में 2 या 4 पताका होती हैं। हृदय में 2 अन्य वाल्व भी होते हैं जिनमें पत्रक या क्यूस्प होते हैं। माइट्रल वाल्व में 2 पत्रक होते हैं और ट्राइक्सपिड वाल्व में 3 पत्रक होते हैं। जब ट्राइक्सपिड वाल्व खुलता है तो ऑक्सीजन रहित रक्त दाईं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में प्रवाहित होता है। फिर बिना ऑक्सीजन वाला रक्त खुले पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ फेफड़ों में पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से प्रवेश करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त खून बाएं आलिंद से माइट्रल वाल्व के माध्यम से बाएं वेंट्रिकल में जाता है। जब महाधमनिक वाल्व खुलता है तो खून महाधमनी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। रक्त प्रवाह हृदय की मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और फिर से आराम करती हैं। उस बिंदु पर हम पंपिंग प्रक्रिया का एक सरल संस्करण दिखाते हैं। बाद में हम इस प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देंगे। जब हृदय के अलिंद संकुचित होते हैं तो अलिंद की जगह छोटी हो जाती है। उत्पन्न दबाव के कारण रक्त को पत्तियों को वेंट्रिकल्स की ओर धकेलने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे रक्त को एट्रिया से वेंट्रिकल्स में पंप किया जा सकता है। जब एट्रिया की मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो वेंट्रिकल्स की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, और जब वेंट्रिकल्स की मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो एट्रिया की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। वेंट्रिकल्स की मांसपेशियों के संकुचन से उच्च रक्तचाप उत्पन्न होता है, जिससे पत्तियां एट्रियम की ओर धकेली जाती हैं। हालांकि इन पतली शीट्स के साथ पतले रेशेदार धागे होते हैं जो इन्हें एट्रियम में धकेलने से रोकते हैं। ये कोरडे टेंडिनिया पपिलरी मांसपेशियों से जुड़े होते हैं जो सही समय पर संकुचित होते हैं। दाएं वेंट्रिकल की मांसपेशियों के संकुचन के कारण पल्मोनरी वाल्व खुल जाता है। यह अंततः रक्त को फेफड़ों तक पल्मोनरी धमनियों के माध्यम से ले जाता है। अब आइए बाई एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल पर नजर डालते हैं। बाएं वेंट्रिकल का काम ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करना है। इसे प्राप्त करने के लिए बायां एट्रियम पहले फेफड़ों से आने वाले रक्त को बाएं वेंट्रिकल में पंप करता है। मांसपेशियां बायां वेंट्रिकल फिर सिकुड़ती
बायां वेंट्रिकल फिर से कुड़ता है। दाईं वेंट्रिकल की तरह रेशेदार तार और मांसपेशियां वाल्व के पत्रकों को एट्रियम में धकेलने से रोकते हैं। बाएं निलय में मांसपेशी स्तंभ, जिन्हें ट्रेबेकुलाकारनी कहा जाता है, विशेष रूप से विकसित होते हैं। परिणामी दबाव महाधमनी वाल्व को खोलता है और रक्त महाधमनी की मदद से पूरे शरीर में पंप किया जाता है। इस सरल चित्रण में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रक्त शरीर की रक्त वाहिकाओं के माध्यम से कैसे पंप होता है। अभी दिखाया गया बायां निलय पूरी शरीर को महाधमनी, सिर, पेट, बाहों और पैरों के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। इस प्रकार पोषक तत्व, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षा कोशिकाएं, अपशिष्ट उत्पाद और बहुत कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जाता है। धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं और शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। वापस आने वाला रक्त तब निचला और ऊपरी वेना कावा के माध्यम से हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है और वहां से दाहिने वेंट्रिकल में। दाहिना वेंट्रिकल फिर डिओनॉक्सीजनेट रक्त को फेफड़ों में पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। यहां रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करता है, बाएं एट्रियम में प्रवेश करता है और अंततः बाएं वेंट्रिकल और फिर एओर्टा में लौट आता है। इस चैनल पर रंगीन एनिमेशन में फेफड़ों की संरचना और कार्य देखा जा सकता है। जैसा कि फुफ्फुसीय परिसंचरण छोटा होता है लेकिन प्रणालीगत परिसंचरण लंबा होता है, हृदय कक्षों को विभिन्न भार की मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। इस कारण से दाएं निलय में बाएं निलय की तुलना में मांसपेशियों की परत बहुत पतली होती है। हृदय का इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो बाएं और दाएं वेंट्रिकल्स को अलग करता है, भी मजबूत मांसपेशियों से बना होता है। एट्रिया में भी मांसपेशियां होती हैं। वैज्ञानिक जिन मांसपेशियों को पेक्टिनेट मांसपेशियां कहते हैं, वे विशेष रूप से दाएं एट्रियम में पाई जाती हैं। इसके विपरीत बाएं एट्रियम की एट्रियल अपेंडेज के साथ संरचना अधिक चिकनी होती है। जैसा कि हमने पहले केवल सरल हृदय चक्र दिखाया था, अब हम हृदय के दाईं ओर की वास्तविक प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। एट्रियम और वेंट्रिकल की मांसपेशियां शिथिल हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व खुला है। फेफड़ों की धमनी फेफड़े की वाल्व के माध्यम से बंद होती है। एट्रियल मांसपेशियों के संकुचन से एट्रियल सिस्टोल आरंभ होता है, जो रक्त को एट्रियम से वेंट्रिकल में धकेलता है। फिर एट्रियल मांसपेशियां आराम करती हैं और वेंट्रिकुलर मांसपेशियां संकुचित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप दबाव ट्राइकस्पिड वाल्व को बंद कर देता है। वेंट्रिकुलर मांसपेशियां और अधिक संकुचित होती हैं और दबाव बढ़ाती हैं, जिससे पल्मोनरी वाल्व खुलता है और रक्त को पल्मोनरी धमनियों में धकेलता है। जब वेंट्रिकुलर मांसपेशियां फिर से आराम करती हैं, वेंट्रिकल के अंदर का दबाव घट जाता है। इससे पल्मोनरी वाल्व बंद हो जाता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में दबाव वेंट्रिकल के अंदर के दबाव से अधिक होता है। ट्राइस्पिड वाल्व खुल जाता है, जिससे एट्रियम से वेंट्रिकल में रक्त बहने लगता है। अब चक्र फिर से शुरू होता है। हृदय चक्र को आमतौर पर डायस्टोल और सिस्टोल में विभाजित किया जाता है। डायस्टोल रक्त से भरी हुई आरामदायक वेंट्रिकल को संदर्भित करता है। दूसरी ओर सिस्टोल उस सिकुड़े हुए वेंट्रिकल को संदर्भित करता है जो रक्त को बाहर निकालता है। सिस्टोल को संकुचन चरण और निकास चरण में विभाजित किया गया है। डायस्टोल को एक प्रारंभिक भराई चरण और एक देर से भराई चरण में विभाजित किया जाता है। विद्युत आवेगों का उपयोग हृदय की मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए किया जाता है। ये विद्युत आवेग उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं साइनोएट्रियल नोड के नाम से जानी जाती हैं। विशेष मांसपेशी कोशिकाएं, जो यहां हरे रंग में दिख रही हैं, विद्युत आवेगों को तेजी से आई नर्ड्स और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की मांसपेशी कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच मांसपेशी कोशिकाओं का केवल एक संकीर्ण संबंध होता है, जिसे हिस्बंडल के रूप में जाना जाता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इन विशेष मांसपेशी कोशिकाओं के माध्यम से विद्युत आवेगों को दाएं और बाएं बंडलों तक पहुंचाता है। द्रुत संचालित परकिंजे तंतुओं की उत्पत्ति दाएं और बाएं बंडल से होती है। ये परकिंजे तंतु फिर विद्युत आवेगों को तेजी से वेंट्रिकल्स के हृदय मांसपेशी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। साइनोएट्रियल नोड एक विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, जो इंटरनोडल ट्रैक्ट्स के माध्यम से एट्रियल मांसपेशियों और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक संवाहित होता है।
एवी नोड टाइम डिले के साथ इंपल्स को परकिंजे फाइबर्स के माध्यम से वेंट्रिकल्स तक पहुंचाता है। साइनोएट्रियल नोड प्रति मिनट 60 से 80 विद्युत आवेग उत्पन्न करने में सक्षम है। यदि साइनोएट्रियल नोड विफल हो जाता है तो एवी नोड प्रति मिनट लगभग 40 से 60 आवेग उत्पन्न कर सकता है। यदि साइनोएट्रियल नोड और एवी नोड दोनों विफल हो जाते हैं तो हिज बंडल 20 से 40 आवेग उत्पन्न कर सकता है। इसी कारण हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पेसमेकर कोशिकाओं की बात करते हैं। अब हम मानव हृदय में आवेगों के पथ को चित्रित करेंगे। विद्युत आवेग आर्टरियों में फैलते हैं और मांसपेशियों को संकुचित करते हैं, जिससे रक्त वेंट्रिकल्स में पंप होता है। एवी नोड और हिज बंडल के माध्यम से आवेग निलयों की मांसपेशी कोशिकाओं तक पहुंचता है। इससे निलय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और रक्त को पल्मोनरी धमनियों और महाधमनी में पंप करती हैं। हृदय की मांसपेशी की कोशिकाओं में यह विशेषता होती है कि वे विद्युत आवेगों को पड़ोसी मांसपेशी कोशिकाओं तक पहुंचा सकती हैं। हालांकि हिजबंडल के अलावा आलिंद मांसपेशियों और निलय मांसपेशियों के बीच कोई संबंध नहीं होता। इस कारण से आलिंद और निलय अलग अलग समय पर संकुचित हो सकते हैं। हृदय की नोक से वेंट्रिकल्स का संकुचन शुरू होता है। इस कारण से रक्त सचमुच वेंट्रिकल्स से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि टूथपेस्ट के ट्यूब को पीछे से आगे की ओर रोल किया जाता है। चिकित्सा में विद्युत आवेगों का उपयोग हृदय की गतिविधि की जांच के लिए किया जा सकता है। यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की सहायता से किया जाता है। साइनोएट्रियल नोड के द्वारा नाड़ी के आवेग से अटरिया की उत्तेजना पहली लहर के अनुरूप है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के माध्यम से वेंट्रिकल्स की उत्तेजना 3 स्पाइक्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पहली वेव को पी वेव कहा जाता है और 3 ग्राफिक उतार चढ़ाव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अंतिम वेव टी वेव होती है, जो वेंट्रिकलों की रिकवरी का प्रतिनिधित्व करती है। हृदय को संकुचन के दौरान आकार और आकार बदलने की अनुमति देने के लिए इसे पेरिकार्डियम में संलग्न किया गया है। पेरिकार्डियम घनी और डीली संयोजी ऊतक की अर्धकठोर बाहरी परत से बना होता है। एक चिकनी परत इस बाहरी परत से जुड़ी होती है। एक और चिकनी परत दिल को ढकती है। मनुष्यों में 2 परतों के बीच लगभग 10 से 15 मिलीलीटर द्रव होता है, जो एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है।